हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सारे। तो भाई, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने एक सीरीज शुरू की है कि हम एसएससी सीजीएल में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे जीएस के सेक्शन में। ठीक है, तो उसी के रास्ते पे हम लोग चले हैं। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है कि अब जीएस के जितने सारे टॉपिक्स है सबको एक बार रिकॉल कर लेना है, सब कुछ एक बार नज़र मार लेनी है इन सब पे। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अब पूरा रिवीजन करना है। तो हम आज से क्या स्टार्ट करने वाले हैं, फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमारे प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी चैनल पे चल रहे हैं। आप लोगों को अगर प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है, मतलब कि जिसमें तुम्हारा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और सारे टॉपिक जो अभी एडिक्विटी पूछ रही है, तो वो तुमको कहाँ पे मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। लाइव सेक्शन में चले जाना, वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके वहाँ पे तुम लोग देख सकते हो। ठीक है ना, तो वहाँ पे मैंने क्या बनाई है, प्लेलिस्ट बनाई है। ठीक है, तो उसमें तुमको क्या करना है, अभी उसमें कुछ प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और अभी चल भी रहे हैं, तो तुम लोगों को वो पूरे कंप्लीट करने हैं। ठीक है, और जो सबसे जो मेन टॉपिक रहता है, ठीक है, पॉलिटी का, वो होते हैं हमारे कौन से, आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स में हमने सबसे पहले क्या उठाए हैं यहाँ पे, फंडामेंटल राइट्स को उठाए, क्योंकि हमने मतलब कि जैसे कि तुम्हारा 1 to 5 वाला जो सेक्शन है, ठीक है, 4 वाला, वो हमने कहाँ पे कवर कर लिया है, प्रैक्टिस सेट पे कवर कर लिया। लेकिन अगर तुम लोगों को ज़रूरत होगी, बस कमेंट सेक्शन में बता देना कि तुम लोगों को ज़रूरत है, तो हम उसकी पर्टिकुलर वीडियोस बना लेंगे। ठीक है ना, तो तुम लोगों को क्या करना है, अब सब कुछ रिवाइज करना है इस प्रैक्टिस सेट से। ठीक है ना, चलो हम यहाँ से क्या स्टार्ट करेंगे, आज से फंडामेंटल राइट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स में ये कवर कर लिए, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार और रिकॉल करवा देते हैं। ठीक है ना, और अब से छोटे छोटे जो टॉपिक्स रहेंगे वो हम इसमें रिकॉल करेंगे। ठीक है ना, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, ये रहे आपके पास है फंडामेंटल राइट्स। इसमें हमने क्या किया है कि पूरा को पूरा जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का जो स्ट्रक्चर है वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। ठीक है, अभी हमने इसमें कौन सा किया है, आर्टिकल नंबर 12 to 35 किया है। मतलब कि इसमें बस ओवरऑल है, मतलब कि जो बेसिक लेवल में अपन ने इस पे बात करी है, लेकिन इसकी डिटेलिंग और अंदर है। अभी तुमको इतने से सोचना नहीं है कि मतलब इतना ही है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जो मैंने बहुत सारी पीपीटी बनाई हुई हैं। ठीक है, तो तुम लोगों को कोई चिंता नहीं करनी इसके बारे में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें क्या। ओके, ओके, तो अगर अपन बात करें आर्टिकल नंबर 14 to 18 किससे रिलेटेड है, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसे सेक्शंस है इसमें कि कितने आर्टिकल से लेके कितने आर्टिकल तक वो किससे संबंधित है, वो अपन पहले से देख लेते हैं। ठीक है ना, चल, तो 14 से 18 तक किससे संबंधित है, ये हमारे राइट टू इक्वालिटी संबंधित है। राइट टू इक्वालिटी मतलब कि समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कौन सा आर्टिकल बोलते हैं, ये 14 से लेके 18 तक, ये डायरेक्टली तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं। तो तुम लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना है इन सभी को। डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं कि मतलब कि राइट टू इक्वालिटी किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो तुम लोगों को ध्यान में रखना है कितने से होता है, 14 से 18 तक होता है, तुम लोगों को ध्यान में रखना है। क्लियर इतना, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे। तो कौन सा हो जाएगा, राइट टू फ्रीडम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, तो तुमको क्या ध्यान देना है कि ये 19 to 22 हम एक एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे। अभी तुमको मतलब कि ज्यादा चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये कितने पे होता है, ये राइट टू फ्रीडम होता है। राइट टू फ्रीडम कितने में दिया हुआ है, 19 से 22 कितने में दिया हुआ है, जो स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार कितने में दिया हुआ है, ये 19 से लेके 22 तक दिया हुआ है। सारा का सारा डिटेलिंग तुमको मिलेगी कि मतलब 19 में कौन कौन से सब आर्टिकल्स हैं, 20 में कौन से हैं, और 21 में कौन से, 22 में कौन से, मतलब कि हर चीज तुमको मिलेगा आज यहाँ पे। ठीक है ना, तो चलो अब तुमको जुड़ जाना है इससे, और वीडियो सही लगे, अच्छी लगे तुमको, मतलब इफेक्टिव लगे तुमको, मतलब कि बेनिफिशियल लगे, तो क्या करना है तुमको, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और क्या करना है, थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए तुम लोग क्या करना है, बस लाइक का बटन मतलब कि दबा देना है बिल्कुल। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे तो अपन बोलेंगे यहाँ पे कौन सा, राइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन मतलब कि क्या होता है कि जो शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार कितने में दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 23 और 24 में कहा गया है, और 23 और 24 में कहा गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, बच्चों से काम करवाने वाली चीजें रहती हैं इसमें, करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए वो अपन आगे देखते हैं इसमें। ठीक है, तो तुम लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सब अपन पढ़ेंगे यहाँ पे। अगर अपन आगे की बात करें तो क्या, राइट फ्रॉम
राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये तुम लोग को ध्यान में रखना है, वर्ड टू वर्ड तुमको ध्यान में रखना है, ठीक है। कितने पर कहा गया है ये? 25 से लेके 28 तक कहा गया है, 25 से लेके 28 तक ये तुम्हारे क्या कहे गए हैं? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अपन लोग सब समझेंगे यहाँ पे कि 25 में, 26 में, 27 में क्या कहा गया है, सब कुछ पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, मतलब कि तुमको अपनी शिक्षा का अधिकार देता है। मत शिक्षा का अधिकार वो अलग बात है कि वो 21 में कहा गया है, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे धार्मिक शिक्षा की बात करी गई है। यहाँ पे धार्मिक शिक्षा कहाँ पे दी जानी चाहिए, कहाँ पे नहीं दी जानी चाहिए, ये सब कुछ इसमें कहा गया है। कितने में कहा? ये 23, सॉरी 29 और 30 में कहा गया, 29 और 30 में कहा गया। और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फंडामेंटल राइट्स, ये मतलब भीमराव अंबेडकर जी ने इसके बारे में क्या कहा गया था? ये हमारे देश, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? हार्ट है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है? आत्मा है। वो कौन सा होता है? हमारे आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 32, ये किसने कहा? बी आर अम्बेडकर जी ने कहा। ये तुम लोग को ध्यान में रखना है, बी आर अम्बेडकर जी ने क्या कहा है? आर्टिकल नंबर 32 को संविधान की आत्मा, ध्यान में रखना है, संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, ठीक है। इतना तुमको ध्यान में रखना है। चलो, इतना क्लियर है क्या? आगे बढ़े क्या? अब एक एक चीज के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये तो तुम्हारा बस ओवरव्यू है कि मतलब कि इसके बारे में हमको पढ़ना है। और ध्यान में रखना गाइस कि पॉलिटी इतने पे खत्म नहीं होती है। इसी के बाद में ये सारी जो, जैसे कि अपन आर्टिकल 19 की बात करें तो इसमें क्या बहुत सारी चीजें बाद में जोड़ी गई हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 19 में बहुत सारी चीजें बाद में जोड़ी गई हैं, ठीक है। अगर अपन एफ की बात करें तो इसको हटा दिया गया। कब हटा दिया गया? वो बाद में जो हटाया गया है, ये तुम लोग को ध्यान में रखना है। अगर अपन 21 की बात करें तो जो 21 का ए है वो भी ये मूल संविधान के बाद में जोड़ा गया। ये सब कुछ बाद में जोड़ा गया है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कैसे जोड़ा गया है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कितने आर्टिकल में कहा गया है? जल्दी से बोलो अगर तुम लोगों को पता हो तो। वो कहा गया 368 में। कितने में कहा गया? 368 में कहा गया है, ठीक है। 368 में कहा गया। ये सब कुछ अपन को पूरा डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। चलो, अभी तो अपन फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। क्लियर है? ओके। तो ये रहे तुम्हारे मतलब कि एक एक फंडामेंटल राइट्स, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलो, अब ये रहा तुम्हारे पास पूरी डिटेल। ओके, तो अनुच्छेद नंबर 12 में क्या कहा है और 13 में क्या कहा गया है? सबसे पहले हमको ये पढ़ना। अब ध्यान में रखना कि मतलब कि आर्टिकल नंबर 12, आर्टिकल नंबर 12 जो कहा गया वो एक राज्य की परिभाषा के रूप में कहा गया। राज्य मतलब कि क्या होता है, ठीक है। वो किस में कहा गया है? आर्टिकल नंबर 12 में कहा गया है, ठीक है। जिसका उपयोग किया संविधान के भाग कौन सा? और ध्यान में रखना ये भाग कौन से में आते हैं? थर्ड में आते हैं, ठीक है। अगर अपन पहले की बात करें, पहले अपन ने प्रैक्टिस सेट में पढ़ लिया, लेकिन फिर से देख लो। पहले में क्या संघ दिया हुआ है? पहले में क्या दिया हुआ है? संघ दिया, और इसका राज्य क्षेत्र दिया हुआ है, ठीक है। मतलब कि हमारे पास क्या है? 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज हैं। ये सब हमको किस में कहा गया है? भाग नंबर 1 में कहा गया है, ठीक है। और 2 में क्या कहा गया है? जल्दी से बोलो। 2 में क्या है? 2 में हमारी क्या कही गई है? सिटीजनशिप। क्या कही गई है? सिटीजनशिप कही गई है। जो हमारी नागरिकता है ना, कि तुम्हारे पास क्या है? आधार कार्ड है ना तुम्हारे पास, इंडिया ही का होगा, पाकिस्तान का तो है नहीं है, ठीक है। तो तुम क्या हो? एक भारत के नागरिक हो। क्लियर है? तो ये पार्ट नंबर कितने में? 2 में कहा गया है। और हम क्या पढ़ने वाले? पार्ट नंबर 3 को पढ़ने वाले। 3 में क्या कहा गया? फंडामेंटल राइट्स को कहा गया है, ठीक है। चलो, अब अगर अपन आर्टिकल नंबर 12 की बात करें तो इसमें क्या राज्य की परिभाषा दी हुई है, ठीक है। अगर अपन इसको और डिटेल से पढ़ने की कोशिश करें तो इसमें कौन कौन सी गई? अगर राज्य के अंदर क्या होगी? एक राज्य सरकार होगी, ठीक है। और देखो गाइज, पार्ट नंबर 6 में राज्य के बारे में अलग से कहा गया है, ठीक है। तुमको ये रिलेट नहीं करना कि मतलब कि कुछ ही आर्टिकल नंबर 1 के अंदर सब कुछ कह दिया गया, ये ऐसा कुछ नहीं है। पार्ट नंबर 6 में अलग है। पार्ट नंबर 6 में सब कुछ राज्य के बारे में कहा गया है कि आपकी मतलब कि वहाँ की विधानसभा क्या होगी, वहाँ के जो हाई कोर्ट के बारे में कहा गया है, वहाँ के मतलब कि गवर्नर के बारे में कहा गया है, यहाँ के सीएम के बारे में क्या कहा है, ये मतलब पार्ट 6 में है, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे बस छोटी सी परिभाषा दी गई है किसके बारे में? राज्य के बारे में, ठीक है। कि मतलब क्या होना चाहिए? एक अच्छा स्टेट होने के लिए मतलब कि कौन कौन सी पहचान होनी चाहिए कि ये एक स्टेट है, ठीक है, एक राज्य है। तो वहां पे क्या होता है? देखा, अगर अपन बात करें तो इसमें क्या होगी? भारत सरकार के द्वारा नियुक्त क्या होगी यहाँ पे?
एक सरकार मतलब कि वहां पे क्या होगा, एक सीएम होगा, वहां पे क्या होगी, एक विधानमंडल होगी, सरकार के थ्रू नहीं, वहां पे मतलब कि अपने यहाँ पे क्या डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि अपने यहाँ की जनता अपना लीडर चुनती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इलेक्शन होते हैं, विधानमंडल में भी क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं। अपने एक एक स्टेट का जो लीडर होता है वो क्या होता है, एक इलेक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर किसी और पार्टी के हैं तो सारे स्टेट के जो सीएम है वो उसी की पार्टी के होंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि उस देश की जो जनता रहती है वो अपना क्या लीडर चुन सकती है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी क्षेत्र का हो। ठीक है ना। चलो अगर अपन इसकी बात करें तो इसमें क्या कहा गया, इसके पास क्या होगी, एक राज्य विधानमंडल होगा। ठीक है, और फिर क्या कहा गया, इसके मतलब कि सरकार का खुद का स्वामित्व होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कि अगर देखो कुछ एक्सप्लेन करते हैं, यूपी वाला सिर्फ क्या करेगा, यूपी में शासन करेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जो हमारे योगी जी हैं वो हमारे एमपी में करेंगे। ठीक है, वो जाके दिल्ली में योजनाएं बनाएंगे, वो जाके क्या करेंगे फिर तमिलनाडु जाके शासन करेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो सिर्फ अपने यूपी क्षेत्र के लिए, अपने जो उनका जो टेरिटरी है, टेरिटरी बोले तो मतलब उनका जो स्टेट है, सिर्फ उसमें क्या कर सकते हैं, योजनाएं बना सकते हैं, उसको अच्छे से चलाने के लिए कोई भी एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ उनकी क्षेत्र के अंदर। ठीक है, तो वो क्या होंगे, उनका खुद का क्या रहेगा, स्वामित्व रहेगा। ठीक है, चलो अगर अपन बात करें किसकी, नियंत्रण की, नियंत्रण भी किसके अंदर में रहेगा, उसकी राज्य सरकार के अंदर में रहेगा। ये किसमें कहा गया, आर्टिकल नंबर 12 में कहा गया है। क्लियर है इतना। अब क्लियर है नहीं है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देना, और कुछ डिटेलिंग चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में बता देना, अपन लोग क्या करेंगे, नया वीडियो बना के और उसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन मतलब कि तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल नंबर 12 इतना बहुत है समझना। ठीक है, ज्यादा इस पे मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और दिमाग की बात भी नहीं है, क्योंकि इतना क्लियर है। ठीक, क्या कहा गया इसमें, राज्य के बारे में कहा गया, राज्य में क्या होगी, विधानमंडल होगा। ठीक है, और उसका जो स्वामित्व रहेगा वहां की राज्य सरकार का होगा। क्लियर इतना। चलो अब अपन बात करते हैं किसके बारे में, आर्टिकल नंबर 13। किसके बारे में, आर्टिकल नंबर 13 पे बात करते हैं। क्लियर है, ओके। अब आर्टिकल नंबर 13 में कहा गया है, इसमें विधियों की असंवैधानिकता कहा गया है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, विधियों की अ, असंवैधानिकता कहा गया है। ठीक है, चलो यह कानून बताता है कि कौन सी विधियों या फिर जो कानून है मौलिक अधिकारों के विरुद्ध होने पर अमान्य होंगी। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या होगा, ऐसे कोई भी कानून जो कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो वो क्या मान्य होंगे या फिर नहीं होंगे, वो किस में कहा गया है, आर्टिकल नंबर 13 में। देखो गाइस कि ऐसा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कभी चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, भले उसमें कितने भी अमेंडमेंट किए जाएं, लेकिन उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कभी बदला नहीं जा सकता है। अगर जितने फंडामेंटल राइट्स है वो उतने ही रहेंगे, लेकिन अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वो वहां पे चेंज हो सकते हैं। हमारे देश की संसद के पास इतना अधिकार है, हमारे देश की पार्लियामेंट के पास इतना अधिकार है कि वो क्या कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को वो चेंज नहीं कर सकती है। इतना ध्यान में रखना है। क्लियर इतना। चलो अब इसमें क्या कहा गया है कि पहले की कोई भी विधि, मतलब कि जो आजादी के पहले की, आजादी के आजाद कब हुई थी, 1947 में, इतना तो बताने की जरूरत नहीं होगी ना, सीजीएल के स्टूडेंट हो, थोड़ा मेच्योर बनो। क्लियर है, कोई भी विधि जो पहले से चलती आ रही है। ठीक है, जैसे तुम लोगों को मालूम होगा कि अगर हम 1947 में आजाद हुए तो उससे पहले भी मतलब एक कानून पहले चलता आ रहा था, मतलब कि जो राजशाही जो लोग थे उनको मतलब क्या किया जाता था, उनको पेंशन दी जाती थी, पेंशन दी जाती थी। अब उसी के बाद में क्या हुआ कि जब आर्टिकल नंबर फिर मतलब कि इसमें क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, इसमें अमेंडमेंट किया कि जो जो भी तुम्हारे राजशाही लोग थे पहले के, जिनके पास पहले क्या थी, जमीनें थी, बहुत ज्यादा बड़े तुम्हारे राजा लोग थे, उनके परिवारों को पहले क्या दी जाती थी, पेंशन दी जाती थी, तो उसको बंद कराया गया है। ठीक है, और किसका हवाला देकर, आर्टिकल नंबर 13 का हवाला देकर। ठीक है, चलो आगे अपन पढ़े तो क्या हो जाएगा ये, और अगर कोई भी मौलिक अधिकार अगर कानून के विरुद्ध है
तो वो क्या हो जाएगा, अवॉइड किया जाएगा, वो मतलब क्या हो जाएगा, तुरंत ही शून्य हो जाएगा, उसको मतलब एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा। क्लियर है, ये किस में कहा गया है, हमारे आर्टिकल नंबर 13 में कहा गया है। ठीक है, और अगर अपन इसी की बात करें तो इसमें कुछ विधियां भी शामिल होती हैं, जैसे कानूनी विधि हो जाएगी, अध्यादेश जारी करना होता है, विनिमय हो जाएगा, उपविधि हो जाएगा, ये सब किसके अंदर में आते हैं, आर्टिकल नंबर 13 में हो जाएगा। अगर कोई भी ऐसी विधि है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो वो उसको मान्यता नहीं दी जाएगी, वो मतलब कि किसी भी राज्य क्षेत्र में या फिर किसी भी क्षेत्र में एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा, वो तुरंत ही क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर है इतना, क्या इतना क्लियर है, जल्दी से बोलो। अगर क्लियर है तो अपन लोग आगे बढ़े क्या। चलो, ये रहे तुम्हारे पास में और आर्टिकल्स जिनके बारे में हम लोगों को क्या करना है, डिस्कशन करना है। ओके, देखो, तो हमने जैसे कि अब ये देख लिया कि आर्टिकल नंबर 12 में क्या लिखा गया है, आर्टिकल नंबर 13 में क्या लिखा है। अब तुम लोगों को क्या पढ़ना है, आर्टिकल नंबर 14, क्योंकि ये क्या बोलता है, अभी अपन ने बोला था कि ये क्या देता है, समानता का अधिकार देता है। अभी अपन लोगों ने क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया है। तुम लोगों को फिर से अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करना और फिर से देखो, क्योंकि हमने ये पहले पढ़ लिया है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक ये क्या बोलते हैं, ये समानता का अधिकार देते हैं। क्या बोलते हैं, ये समानता का अधिकार है इनमें। क्लियर है, चलो अब एक एक आर्टिकल पे बात करते हैं। वो कौन सा होता है हमारा, आर्टिकल नंबर 14। ये क्या कहेगा, आर्टिकल नंबर 14 में क्या कहा, कानून के समक्ष समानता। अब देखो गाइस कि इसमें दो चीजें कही गई हैं, दो कौन सी होती हैं, कानून के समक्ष समानता, और क्या कहा गया है? कानून के समक्ष संरक्षण। किसमें कहा गया है? संरक्षण कहा गया है। ठीक है, जो समानता है ये हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। ध्यान में रखना कि ये कहाँ से ली है हमने? ब्रिटेन से ली है। और जो संरक्षण है, संरक्षण हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। ये तुम लोग को ध्यान में रखना है, कहाँ से लिया है ये? हमने यूएसए से लिया है, ये तुमको ध्यान में रखना है। सिर्फ एक ऐसा आर्टिकल है हमारे पास में, वो कौन सा है? एक आर्टिकल आर्टिकल नंबर 14 जो हमने दो देशों से लिया है। ठीक है, ध्यान में रखना कि जो हमने कहाँ से लिए, दो देशों से लिए हैं। वो कौन से होते हैं? कानून के समक्ष समानता और कानून के समक्ष संरक्षण। ये तुम लोग को कहाँ से ध्यान में रखना है कि कहाँ से लिए हैं? हमने यूएसए से लिया है। ठीक है ना, चलो अब इसमें क्या कहा है कि जो समानता का अधिकार है, ठीक है, मतलब कि इंडिया में रहने वाले सारे लोग क्या रहेंगे? समान रहेंगे। ठीक है, इसमें हमको क्या मिलती? समानता का अधिकार मिलता है। ठीक है, कानून के समक्ष हमको क्या मिलेगा? इसमें संरक्षण मिलेगा। ठीक है, ऐसा कि नहीं है कि मतलब कि कोई भी पुलिस वाला आके तुम लोगों को गिरफ्तार कर ले या फिर कुछ भी कर ले। ठीक है, या फिर मतलब तुम्हारे साथ में कोई भी अनएक्सपेक्टेबल कोई व्यवहार करे, ये तुम लोगों के अगेंस्ट में रहेगा। और ध्यान में रखना कि ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये क्या होते हैं? जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। मतलब कि क्या है, तुम लोग इसके अगर कोई तुम्हारे खिलाफ में अगर फंडामेंटल राइट्स का कोई उल्लंघन कर रहा है तो तुम कहाँ जा सकते हो? कोर्ट जा सकते हो। और इसके लिए तुम कहाँ? सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। ध्यान में रखना कि तुम कहाँ कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। ठीक है, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? और अगर आ रहा है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये सीरीज तुम्हारे लिए शुरू की गई है। ठीक है, भले छोटा चैनल हो, ठीक है, लेकिन कंटेंट बहुत बड़ा है। मेहनत उतनी ही की जा रही है जितनी कि बड़े चैनल्स कर रहे हैं। ठीक है, तो तुम लोगों को ध्यान में रखना है कि जो छोटे चैनल्स होते हैं ये मेहनत बहुत करते हैं और समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो वैसा ये वाला चैनल है, तो इससे जुड़ जाना, और अच्छा लगे सब्सक्राइब कर लेना और लाइक का बटन ठोक ठोक देना। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आओ कि समानता, इंडिया में रहने वाले सारे लोग क्या रहेंगे? समान रहेंगे। और जो संरक्षण का अधिकार है वो सभी को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई महिला है तो उसको संरक्षण का अधिकार नहीं मिलेगा या फिर समानता का अधिकार नहीं मिलेगा, ये बात अलग है। अब हमारे देश में क्या है? समानता के अधिकार और संरक्षण के अधिकार है, जो मतलब कि मेल एंड फीमेल्स सब पे एप्लीकेबल होते हैं, सबको माना जाता है। ठीक है, जो फीमेल्स है ना सब पे लागू होता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मतलब कि कोई काला गोरा भेदभाव हो, कोई कुछ नहीं है। अगर तुम इंडिया के नागरिक हो तो क्या होगा? तुम्हारे पास ये राइट है। ठीक है, अगर तुम्हारे खिलाफ कोई ऐसा कुछ कुकृत्य कर रहा है तो तुम कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, अब कुकृत्य इतनी हिंदी आती है यार मुझे। ठीक है, डोंट माइंड, डोंट माइंड क्या। चलो अगर अपन नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 15 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 15। अब ध्यान में रखना है कि ये हमारे पास में
एक मूलभूत अधिकार है कि अगर तुम्हारे पास में आके कोई भी अगर धर्म से संबंधित, जाति संबंधित, लिंग से संबंधित, जन्म स्थान संबंधित अगर कोई भेदभाव कर रहा है, अगर कोई बोल रहा है कि मतलब कि तुम लोग नीची जात के हो, तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ, ठीक है, अगर कोई बोल रहा है कि तुम मतलब कि औरत हो या फिर तुम मतलब मर्द हो, तुम यहाँ से निकल जाओ, ऐसा कुछ अगर बोल रहा है तो तुम डायरेक्टली वहां से निकल के कहाँ जा सकते हो? पुलिस स्टेशन जा सकते हो। कहाँ पे जा सकते हो? पुलिस स्टेशन जा सकते हो। और पुलिस स्टेशन में भी अगर कोई FIR लिखने से अगर मना कर दे तो तुम डायरेक्ट कहाँ जा सकते हो? जल्दी से बोलो, तुम लोग कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है ना? तुम्हारे पास में इतना अधिकार दिया गया है, तुम लोग कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। क्लियर है? तो हमने अल्टीमेटली इसमें क्या समझा? अगर कोई भी हो, अगर वो जाति संबंधित, धर्म से संबंधित, लिंग से संबंधित अगर कोई भेदभाव कर रहा है तो तुम लोग कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और उसको क्या हो सकती है? सजा दिला सकते हो कि तूने मुझे भेदभाव किया, अब तू जेल में रह, ठीक है, तूने मुझे यहाँ से निकाला, अब तू जेल में रहेगा, ठीक है। चलो, तो ये किस में बोला गया है? ये आर्टिकल नंबर 15 में कहा गया है। 15 में क्या कहा गया है? जाति संबंधित कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है, लिंग से संबंधित कोई भेदभाव नहीं करेगा, धर्म से संबंधित कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। हमारा देश क्या है? एक दोनों धर्मों को या फिर मतलब कि दुनिया के सारे धर्मों को मानने वाला हमारा देश है, ठीक है, ध्यान में रखना। और किसी भी राज्य का कोई भी धर्म नहीं होता है, कोई भी रिलीजन नहीं होता है, ठीक है। हम धर्म निरपेक्ष को मानते हैं। हम क्या मानते हैं? धर्म निरपेक्षता को मानते हैं, ठीक है। अब तुम लोग मुझे बता देना कि धर्म निरपेक्षता हमारे किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ी गई थी, या फिर मतलब कि जो बंधुत्व के सिद्धांत है वो कब जोड़े गए थे और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जोड़े गए थे, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन भी हो जाए, होमवर्क के लिए कुछ तो रहेगा ना कमेंट बॉक्स में बताने के लिए। चल, तो ठीक है, इतना ठीक है। राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, ठीक, कोई जाति, लिंग वगैरह ऐसे कुछ भी क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। और ये सब पे लागू होता है, चाहे कोई बच्चा हो, कोई औरत हो, कोई मर्द हो, ठीक है, ये सब पे लागू होता है। क्लियर है? चलो, अब नेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पे आ जाओ। आर्टिकल नंबर आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 16 क्या बोलता है? सार्वजनिक रोजगार के अवसर देता है। सार्वजनिक रोजगार के अवसर देता है, मतलब क्या होता है कि इंडिया में रहने वाले जितने सारे लोग हैं, अगर वो किसी जॉब के लिए एप्लीकेबल हैं, अगर वो योग्य हैं, तो वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये किसी के लिए ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी भेदभाव किया जाए, कोई भी ऐसे जाति संबंधित, लिंग से संबंधित ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि तुम इस जॉब के लिए तुम आप एप्लीकेबल नहीं हो, या फिर मतलब तुम इसको नहीं भर सकते हो, तुम ये जॉब नहीं ले सकते हो, तुम मतलब कि प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो, तुम CM नहीं बन सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तुम्हारे पास में क्या आर्टिकल नंबर 16 है। और अगर कोई प्रोफेशन वाला बंदा या फिर कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर ऐसा कुछ करते हुए अगर तुमको दिख जाए तो तुम उसको कहाँ ले जा सकते हो? पुलिस स्टेशन की हवा खिला सकते हो, ठीक है। अब इतना तो क्लियर होगा ना भाई? ये किस में कहा गया है? 16 में कहा गया है। क्लियर इतना? चलो, अब इसमें क्या कहा गया कि नियुक्ति या रोजगार के मामले में नागरिकों को क्या मिलेगा? अवसर की समानता रहेगी। यहीं पे जितना फीमेल्स को मिलेगा उतना ही क्या मिलेगा? मेल्स को भी मिलेगा, ठीक है। जितनी सीट्स, अगर देखो ऐसा नहीं है कि हमारे SSC या फिर मतलब रेलवे की सीट्स के लिए मतलब कि कुछ आरक्षण अलग रहते हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जैसे कि अगर अपन बात करें, आर्मी के लिए अलग बात होती है, डिफेंस में अलग होती है, ठीक है, SSC में अलग है, रेलवेज में अलग है, ठीक है। आरक्षण बात अलग होती है, ठीक है, और यहाँ पे अवसर की समानता बात अलग होती है। ध्यान में रखना, आरक्षण अलग होता है और जो अवसर की समानता अलग होता है। आरक्षण क्या होता है? किसी भी एक जॉब के लिए तुमको इतना % आरक्षण मिल जाता है। अभी तो अभी अपन बात करें 33% है, ठीक है, तो ये अलग है, ठीक है। मतलब आप किसी भी सीट के लिए इतने % में क्या कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर बात है कि जैसे कि 100 पोस्ट है, 100 पोस्ट, अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए? 70 यहाँ पे क्या चाहिए? मेल्स चाहिए होंगे, तो 30 क्या चाहिए होंगी? फीमेल्स चाहिए होंगी। ये उस पर डिपेंड करता है कि उसको कितने में क्या क्वांटिटी चाहिए, ठीक है, कितने ऑफिसर्स चाहिए, कितने भी उनको रिक्रूटमेंट करनी है, ठीक है। तो ये उस पे ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो 16 नंबर क्या बोलता है? ये अवसर की समानता कहता है, ठीक है। अगर अपन 17 की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है? अप्रस्तता का अंत किया जाता है। अप्रस्तता का अंत में किस में कहा गया है? ओके,
अप्रस्था का अंत किस में कहा गया है? आर्टिकल नंबर 17 में कहा गया है। कोई भी छुआछूत की जो भावनाएं पहले पनपी हुई थी, ठीक है, मतलब कि जब उत्तर वैदिक काल के बाद में ये इसको एक चिंगारी मिल गई थी, मतलब कि जो एक्सपेक्टेबल जो चीजें हैं, मतलब कि सती प्रथा हो गई, बहुत सारे ऐसी कुप्रथाएं हो गई जो कि समाज में पनप चुकी थी। कब पनप चुकी थी? ये उत्तर वैदिक काल के बाद में, ठीक है। जब पहले क्या था, मातृ सत्तात्मक आया था, फिर पितृ सत्तात्मक के बाद में क्या हुआ, नगरीय सभ्यता आने लगी थी, ठीक है, नहीं ग्राम्य सभ्यता आने लगी थी, ठीक है। फिर उसी के बाद में क्या हो गया, जब महाजनपद काल, फिर उसके बाद में और धीरे धीरे जब एज बढ़ती गई, ठीक है, तो उसके बाद में क्या कुप्रथाएं चलने लगी थी, ठीक है, बाल विवाह की प्रथाएं वहीं से आने लगी थी। फिर धीरे धीरे समाज सुधरता गया और अब हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, छुआछूत की भावनाओं को बंद किया जाना है, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे गाइस, ठीक है, साउंड्स को। चलो, अब 17 में क्या कहा गया है? छुआछूत की भावना कोई नहीं रखेगा, और अगर कोई रखता है तो तुम लोग कहाँ पे जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, वहां पे जाके तुम अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हो पुलिस स्टेशन में, और फिर वहां से सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। चलो, अब आर्टिकल नंबर 18 को देखते हैं। ये क्या बोलता है? उपाधियों का अंत, मतलब कि आजकल तुम लोगों ने देखा होगा कि कोई मतलब उपाधियां धारण नहीं कर सकता है। पहले क्या होता था कि मतलब कि कोई भी युद्ध जीत के आया हो तो क्या रखते, महाराजा अधिराज रख लेते थे, विक्रमादित्य रख लेते थे, ठीक है। अब ऐसा कुछ नहीं होता है, चाहे तुम मतलब कुछ भी कर लो, अब तुम्हारे पास में ये अधिकार नहीं है कि तुम मतलब कि अपने नाम के आगे कोई भी ऐसा अधिकार लगा सको, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें और समझना कि जो हमारे भारत रत्न होते हैं, जो हमारे भारत रत्न है, ठीक है, कोई भी पद्म अवार्ड है, ये सब किसके थ्रू दिए जाते हैं? आर्टिकल नंबर 18 के थ्रू दिए जाते हैं। लेकिन इतना ध्यान में रखना कि इसके अलावा जो पद्म अवार्ड है, ठीक है, और जो भारत रत्न है, और इसी के अलावा जो डिफेंस में अवार्ड्स होते हैं, उनके अलावा कोई भी मतलब कि नाम नहीं लिख सकता है। जैसे कि अगर अपन बात करें पद्मश्री के बाद यहाँ पे नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑफिशियली नहीं है, बस तुमको मिला है ये अवार्ड, ठीक है, तुम्हारी ये उपाधि नहीं है, बस एक पुरस्कार है कि तुमने मतलब कि अपनी योग्यता के थ्रू तुमने ये अवार्ड जीता है, ठीक है, एक पुरस्कार है ये तुम्हारा, मतलब कि नाम नहीं है, ठीक है, ये कोई उपाधि नहीं है कि तुम मतलब ये भारत रत्न कोई उपाधि है नहीं, एक पुरस्कार है, ठीक है, वो तुमने अपनी योग्यता के थ्रू हासिल किया है। चलो, और जितने भी अवार्ड दिए जाते हैं, जितनी पद्म अवार्ड है, भारत रत्न किसके थ्रू दिए जाते हैं? ये 18 के थ्रू दिए जाते हैं, ठीक है। चलो, इतना क्लियर है गाइस? ओके, आगे बढ़े क्या? चलो, ये होते हैं हमारे और फंडामेंटल राइट्स। ये तुम लोग ध्यान में ऐसा मत रखना कि मतलब कुछ हिंदी में है, कुछ इंग्लिश में है। तुम लोग को जो एक्सप्लेनेशन मिल रहा है ना, तो वो दोनों लैंग्वेज में मिल रहा है। अब तुम लोग ये मत बोलना कि हिंदी में पढ़ाओ या फिर इंग्लिश में पढ़ाओ, ये तुम्हारे लिए कंबाइन है, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम लोग दोनों भाषाएं बोल सकते हो और मतलब कि समझ भी सकते हो, ठीक है। मैं भी एस्पिरेंट रहा हूँ और हूँ अभी, ठीक है। तुम लोग को ध्यान में रखना है कि हिंदी में भी पढ़ना है अपन को, और क्या इंग्लिश में भी, दोनों एडजस्ट कर सकते हो, ये मुझे मालूम है, ठीक है। तो बहाने नहीं चाहिए यहाँ पे बिल्कुल, ठीक है। चलो, अब ये हमने जैसे पहले भी देख लिया था, राइट टू इक्वालिटी 14 में हो गया, 14 से लेके 18 तक हो जाएगा, ठीक है। दूसरे का अगर अपन बात करें 19 से लेके 22 में क्या कहा गया है, इसमें तुमको राइट टू फ्रीडम कहा गया है, ध्यान में रखना ये सब तुमको, ठीक है। अब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन किस में कहा गया है, जल्दी से बोलो, ये 23 और 24 में कहा गया है, तुमको ध्यान में रखना है, ठीक है। कल्चर एंड एजुकेशनल किस में कहा गया है, जल्दी से बोलो, ये जल्दी से तुमको रिकॉल करने हैं, ये तुम्हारा ऐसा नहीं है कि अब तुमको पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ाना नहीं, ये रिकॉल करना है, जल्दी से तुमको याद में रखना है ये सब चीजें, ठीक है। कि मतलब कि जैसे क्वेश्चन सुने बिल्कुल 1 सेकंड में आंसर निकलना चाहिए, ठीक है। और 25 क्वेश्चन ध्यान में रखना है, 25 क्वेश्चन 15 मिनट, ये जरूर मतलब कि टाइम बच जाएगा तुम्हारा, लेकिन मतलब कि अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया, जैसे कि एडिक्विटी का फेवरेट क्वेश्चंस है डिस्क्रिप्शन बेस्ड, ठीक है, अभी तो हम लोग वो ला नहीं रहे, लेकिन उसकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो वो सब तुम लोग पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, तो जितना हो सके बिल्कुल जो अपने आंसर है बिल्कुल टिप पे रहने चाहिए, क्लियर है, बिल्कुल 1 सेकंड में फट से जवाब, ठीक है। चलो, क्या कहा है, कल्चर एंड एजुकेशनल किस में कहा गया है, 29 to 30 में कहा गया है, ठीक है। अब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये मतलब कि जो अभी अपन ने बोला था ना कि भगवान वो भीमराव अम्बेडकर जी,
उन्होंने क्या आर्टिकल नंबर 32 को क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है, और क्या कहा है, उसका हार्ट कहा है, ठीक है ना। चलो ये हमने देख लिया, कितना क्लियर है। ओके चलो अब यहाँ पे तुम्हारे होते हैं मेन जो इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना तुम वेरी वेरी लगा सकते हो लगा लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और बने हैं और बनेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी आर्टिकल्स है हमारे फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है। अगर अपन 19 की बात करें तो ये तुमको क्या देते हैं, चलो ये इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। ओके चलो अगर अपन बात करें आर्टिकल नंबर 19 की, 19 में क्या कहा गया है, ये तुमको स्वतंत्रता देता है। स्वतंत्रता मतलब कैसी, कि तुम कहीं भी आ जा सकते हो, कहीं भी तुम मतलब कि कोई भी बिजनेस कर सकते हो, कहीं पे भी तुम घूम सकते हो, कहीं पे भी तुम कुछ भी संघ बना सकते हो, दोस्तों के बीच में घूम सकते हो, ठीक है। अगर तुमको प्रोटेस्ट करना है, अगर तुमको प्रोटेस्ट करना है तो तुम वहां पे क्या कर सकते हो, जंतर मंतर में जाके या फिर कहीं भी जाके क्या कर सकते हो, प्रोटेस्ट कर सकते हो, ये तुम्हारे पास क्या है, राइट है, ठीक है। कोई भी तुमको रोक नहीं सकता है। बस कब रोकने की गुंजाइश बन जाती, जब तुम्हारे पास कोई हथियार हो, कोई भी वेपन हो, ठीक है। तो जब अगर कोई भी प्रोटेस्ट करना हो तो वेपन्स नहीं चाहिए, अगर वेपन्स होंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है, ठीक है। तो तुम लोगों को ध्यान में रखना है, अगर वो कोई भी चीज अगर शांतिपूर्ण ढंग से हो तो वो संविधान में मान्यता होगी, वरना नहीं होगी, ठीक है, वरना तुम लोगों को पुलिस के थ्रू मार मार के भगा दिया जाएगा, ठीक है ना। चलो अगर अपन बात करें यहाँ पे देखो आर्टिकल 19 में क्या कुछ सब क्लॉज दिए हो, जैसे कि A B C D ये सब उसमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगर अपन एक ही बात करें, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो जाएगी, मतलब तुमको पूछने की स्वतंत्रता है, तुम लोगों को बोलने की अभिव्यक्ति है, मतलब तुम लोगों को बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है। मतलब तुम किसी से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब ऐसा नहीं कि पर्सनल क्वेश्चन पूछने लगे तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, तुम्हारा फोन नंबर क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर तुम उससे कोई भी उसका काम जानना चाहो तो तुम लोग जान सकते हो, ठीक है। उससे तुम क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो कि तुमने ऐसा काम क्यों नहीं किया, तुमको ऐसा करने चाहिए था, ये तुम्हारा काम था, ठीक है। तो वो तुम लोग कर सकते हो बाय आर्टिकल नंबर 19, और तो ये तुम्हारा फंडामेंटल राइट है और इसका यूज करना चाहिए, क्योंकि तुम पढ़े लिखे व्यक्ति हो, ठीक है। अनपढ़ होते तो कहाँ पे होते हैं, पार्लियामेंट में। ओके चलो शांतिपूर्ण ढंग से क्या करना है तुमको, एकत्र होने की स्वतंत्रता है तुम लोग को, ठीक है। तुम लोग क्या कर सकते हो, कहीं अगर कोई भी गवर्नमेंट स्कीम या फिर कोई भी चीज तुमको पसंद नहीं आ रही, तुम क्या कर सकते हो, वहां संघ बना के बैठ सकते हो, धरना प्रदर्शन कर सकते हो, किसके अंडर में कर सकते हो, आर्टिकल नंबर 19 के थ्रू कर सकते हो। लेकिन तुम लोग को ध्यान में रखना है वहां पे कोई वेपन, कोई भी छुरी चाकू तलवार बंदूक वगैरह कुछ भी चीजें नहीं आनी चाहिए। और ये जो अगर तुम ऐसे प्रोटेस्ट करते हो, ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से, तो वो एक पढ़े लिखे की पहचान है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो मतलब अराजकता फैलाना नहीं है, हम लोग गांधीवादी लोग हैं, हम लोग गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, ठीक है। अशांति में विश्वास रखते हैं, नहीं अशांति में, सॉरी, शांति में विश्वास रखते हैं। ओके चलो ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मजाक मस्ती हो गई भाड़ में, चलो आगे बढ़ो। संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता है तुम लोगों को, ठीक है। भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है तुम लोगों को, ठीक है। कहीं भी बसने का अधिकार है तुम लोगों को, कहीं भी तुम लोग रह सकते हो यहाँ से। पहले ऐसा क्या था कि मतलब कि 2019 से पहले, जब मतलब कि कश्मीर को यूटी नहीं बनाया गया था, तब क्या होता था कि तुम लोग कश्मीर में अगर तुम लोगों को घूमना है या फिर फिरना है या फिर कोई भी चीज तुमको लेनी है, वहां पे तुम लोगों को परमिशन की जरूरत पड़ती थी। लेकिन जब आर्टिकल नंबर 370, ठीक है, 370A वहां पे हटा दिया गया, तो अब तुम लोग क्या कर सकते हो, वहां पे जा सकते हो, रह सकते हो, बच सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब तुम्हारे पास में राइट है, ठीक है। और इस ध्यान में रखना कि वो 370A था, ठीक है। और इसी के साथ में क्या हटाया गया है, 35 का ए हटाया गया है, तुम लोग को ध्यान में रखना है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब पे से व्यवसाय करने का तुम्हारे पास अधिकार है बाय आर्टिकल नंबर 19, क्लियर है। चलो अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 20 में क्या है, दो सिद्धि से संबंधित संरक्षण का अधिकार दिया गया है। अब तुम लोगों को क्या जानना है इसमें, अब इसमें तुम लोगों को समझ में आना चाहिए कि मतलब जब भी कोई भी पुलिस वाला या फिर कोई भी ऐसा गवर्नमेंट ऑफिसर अगर तुम लोगों को दबा रहा है,
ठीक है, अगर तुमको गिरफ्तार करके ले जा रहा है तो तुम्हारे पास में एक अधिकार है कि तुम उससे पूछ सकते हो। ठीक है, हमारे बीएनएस में भी ये सब कहा गया है, हमारे बीएनएस में भी ये सब कहा गया है कि तुम लोगों के पास अधिकार है कि तुम उनसे क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो कि हमको यहाँ से क्यों ले जा रहे हो, हमारा क्या कसूर है यहाँ से जाने का, हम लोग अपराधी लोग नहीं है। ठीक है, चलो हम बात किसकी करें तो 20 की बात करें, तुम लोग के पास अधिकार रहेगा कि तुम उनसे पूछ सकते हो तुम्हारा तुम्हारा क्या कसूर है, तुम्हारा क्या अपराध है। ठीक है, अपराध के लिए क्या हो जाएगा, दोष दोष सिद्धि के लिए निवारण मिल जाएगा तुम लोगों को। और अगर तुम लोग क्या चाहिए, अगर तुम्हारा खुद का वकील चाहिए तो वो भी प्रोवाइड करा के देंगे पुलिस वाले। ठीक है, और क्या होगा ध्यान में रखना कि 24 घंटे, चलो वो तो अपन 22 में पढ़ेंगे वैसे भी। क्या हो जाएगा, आत्मदोषरोहण और मजबूर नहीं किया जाएगा। जैसे कि तुम लोगों को मालूम होगा कि बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले होते हैं कि कोई भी एक केस है, केस में किसी को भी निर्दोष को फंसा देते हैं। ठीक है, तो अब तुम लोगों के पास एक अधिकार है कि वहां पे अगर कोई भी पुलिस वाला अगर तुमको दबा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बोल देना कि हाँ हम ठीक है एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन उसके बाद में एक प्रोसेस होती है कहाँ पे जाने की, कोर्ट में जाने की। कोर्ट में जाके तुम लोग क्या कर सकते हो, वहां पे उसको नेग्लिजिबल कर सकते हो, मतलब कि इन्होंने मुझ पे प्रेशर बनाया था ये सब एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन मैं इन सब में संदिग्ध नहीं हूँ। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, फिर वहीं पे अमान्य माना जाएगा। ठीक है, और तुम लोगों को क्या कर देंगे, वो छोड़ देंगे। ठीक है, चलो अगर अपन बात करें यहाँ पे 21 में क्या कहा गया है, जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता। अगर तुमको कोई भी जो तुम्हारे फंडामेंटल राइट है, मतलब तुमको क्या जीवन जीने का अधिकार है तुमको, ठीक है, पढ़ने का अधिकार है तुमको, कहीं भी जाने का अधिकार है तुमको, किसी तुमको सोने का अधिकार है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है इसमें। ठीक है, तुम लोगों को क्या है, सोने का अधिकार है इसमें, और अपने पसंदीदा इंसान से विवाह करना है तुमको। ठीक है, तो वो सब किस में कहा गया, आर्टिकल नंबर 20 में कहा गया, सॉरी सॉरी 21 में कहा गया। ये सब किस में कहा गया, 21 में कहा। ये तुम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसी की तो जरूरत थी तुम लोगों को। ठीक है, और ध्यान में एक चीज और रखना है, अगर इमरजेंसी लगी हुई है हमारे देश में, अगर हमारे देश में अगर इमरजेंसी लगी हुई है तो उसके बाद भी आर्टिकल नंबर 20 और 21 को हटाया नहीं जा सकता है। ये तुमसे क्या बोलते हैं, जीवन जीने का अधिकार है तुमको। ठीक है, ध्यान में रखना है, क्या है ये, जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है, तो ये अगर इमरजेंसी भी, अगर राष्ट्रपति शासन भी लगा हुआ है तो ये तुमसे छीना नहीं जा सकता है। तुम किसी से बोल सकते हो कि तुम जी सकते हो। ठीक है, एक इसमें कहा गया, 21 में कहा गया और 20 में कहा गया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बोल चले क्या। हम्म, ओके, अब आर्टिकल नंबर 22 में कहा गया गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण कहा गया। अब इसकी अगर अपन बात करें, जैसे कि अगर तुम किसी भी केस में अगर अंदर हो जाते हो, ठीक है, 24 घंटे के अंदर तुम लोग मत होना, क्योंकि अभी तुम्हारी जिंदगी जरूरी है। कोई भी अगर ऐसा काम है, कोई भी गुस्सा तो बिल्कुल करना ही नहीं है। ठीक है, गुस्सा तो बिल्कुल करना ही नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हारी जिंदगी बहुत बड़ी है और जेल में पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। ठीक है, ध्यान में रखना है। अगर तुमको गुस्सा आ रहा है तो कंट्रोल में करो, क्योंकि भले ये जवानी का टाइम है, खून बहुत खौलता है, लेकिन बिल्कुल शांत रहना है तुमको। क्या रहना है, बिल्कुल शांत, क्योंकि अभी तुम्हारी जॉब नहीं लगी है। जॉब लगने के बाद में तुमको जो करना है वो करना। ठीक है, लेकिन अभी कुछ नहीं, बिल्कुल सर झुका के चलो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम्हारा सर ऊपर करने का टाइम आएगा वो सबको पहले से पता चल जाएगा। ठीक है, अभी तुम लोगों को कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो अनुच्छेद नंबर कौन सी की बात करते हैं अपन, 22 की बात करते हैं। अब 22 में क्या कहा गया है तुम लोग को ध्यान में रखना है, ये गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा इसमें। ठीक है, जैसे कि अपन ने 20 में ही पढ़ा था। ठीक है, और इसमें क्या, वकील से परामर्श भी लिया जा सकता है, 20 में भी कहा गया था। ठीक है, उसके उसमें भी है। ठीक है, और गिरफ्तारी में कुछ संरक्षण भी दिया जाएगा, मतलब कि जैसे कि 24 घंटे के अंदर तुमको क्या, जो नियरेस्ट जो कोर्ट रहेगा, ठीक है, जो मतलब मैजिस्ट्रेट रहेगा, मैजिस्ट्रेट के पास में तुमको ले जाया जाएगा। कितने के अंदर, 24 घंटे के अंदर। और ध्यान में रखना है, इसमें लाने ले जाने का टाइम इंक्लूड नहीं होगा। जो लाने ले जाने का टाइम रहेगा ना, वो इंक्लूड नहीं होगा। अब अगर ऐसा है कि अगर तुमने यहाँ पे कुछ कारस्तानी की है और जो मजिस्ट्रेट रहते हैं वो मतलब कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर रहते हैं, अब ऐसा तो नहीं कि मतलब वहाँ पे तुमको तुरंत ले जाया जाए, अब दूसरे दिन के लिए शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन जो लाने ले जाने का टाइम रहेगा ना, वो इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्लियर है, चलो
ये किस में हो जाएगा, 22 में हो जाएगा। 23 की बात करें तो क्या हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा। ठीक है, मानव तस्करी के बारे में बोला गया। तुम लोग अब क्या मानव तस्करी, जैसे तुम लोगों ने सुना होगा कोई किडनी बेचने वाले लोग हैं, ठीक है, कोई मतलब बच्चा चोरी वाले लोग हैं, ठीक है, तो ये सब मतलब कि कुकृत्य है, ये सब नहीं करना चाहिए, क्रिमिनल्स लोग करते हैं ये सब। ठीक है, तो ये सब दोषी लोग हैं। ठीक है, तो बंधुआ मजदूरी के खिलाफ इसमें क्या कर सकते हो तुम लोग, कोर्ट में जा सकते हो अगर कोई बंधुआ मजदूरी करने को बोल रहा है। ठीक है, मानव तस्करी कर रहा है ये, ठीक है, जबरन श्रम करवा रहा है, तुमको पकड़ पकड़ के ले जा रहा है कि तुमको ये काम करना पड़ेगा, तो तुम लोग कहाँ जा सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है ना, ये तुम्हारे पास क्या है, फंडामेंटल राइट है। ठीक है, चलो अगर अपन बात किसकी बात करते हैं यहाँ पे, 24 की करते हैं। 24 में क्या कहा है, बालकों श्रमिकों जो मतलब कि 14 साल से कम, अल्टीमेटली मीनिंग यही है कि 14 साल से कम आयु के जो बच्चे होते हैं उनसे तुम काम नहीं करा सकते हो कोई भी, जैसे कि कारखाने हो गए, कोई भी एक मतलब कि खतरनाक जगहों पे तुम क्या नहीं कर सकते हो, कोई भी काम नहीं करा सकते हो 14 साल से कम की उम्र के लिए। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट देखें। ओके, तो ये तुम्हारे पास में कुछ छोटे छोटे क्या है आर्टिकल, छोटे तो नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पास। आर्टिकल नंबर 15 to 35 क्लियर है। ओके, चलो अगर अपन बात करें आर्टिकल नंबर 25 की बात करते हैं। 25 में क्या कहा है, धर्म की स्वतंत्रता, मतलब कि अगर तुमको अगर अपने धर्म की स्वतंत्रता चाहिए तो बिल्कुल मिलेगी। ठीक है, अगर तुम किसी भी धर्म को फॉलो करते हो तुम्हारे पास में पूरा अधिकार है कि तुम उसको क्या मान सकते हो, तुम उसके लिए मतलब कोई भी पूजा अर्चना जो भी मतलब तुम्हारा जो भी काम रहता है उसमें तुम लोग कर सकते हैं, इसमें तुमको कोई रोक टोक नहीं रहेगी। और अगर कोई रोकता टोकता है तो तुम क्या कर सकते हो, उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हो, कोई कार्रवाई करवा सकते हो। ठीक है, अगर अपन 26 की बात करें तो इसमें क्या कहा गया है, अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन कर सकते हो, मतलब कि जैसा क्या होता है कि पूजा अर्चना भी की जाती है। ठीक है, और अब क्या होता है कि इसमें कुछ ऐसे धर्म है, कुछ ऐसी प्रथाएं भी होती है जिसमें जुलूस निकाला जाता है। ठीक है, तो ये सब हमारे देश में लागू हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारे देश की यही तो एक चीज है, हमारे देश की यही तो एक खूबी है हमारे देश की, कि हम सारे धर्मों को बिल्कुल समान रूप से मानते हैं। अगर कोई भी एक धर्म है, ठीक है, उसकी जो भी प्रथाएं वो आराम से फॉलो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यही हमारे देश को अलग बनाता है बाकी सब धर्मों से, ठीक है, बाकी देशों से। ठीक है, तो इसकी अपन को क्या करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, और सारे धर्मों को बिल्कुल इक्वल मानना है अपन को। कोई भी एक धर्म अपना अपना बिल्कुल अपना ही बना के चलना है। ठीक है, हमारा धर्म हमारा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरे धर्म भी हमारे हमारे हैं। ठीक है, ये सब अपने अंदर क्या होनी चाहिए, भावनाएं होनी चाहिए। ठीक है, धर्म तो बस हमको जीना सिखाता है। ठीक है, इंसानियत तो हमको हमारे दोस्तों से मिलती है। तो वाह क्या कोट है। चलो एक सेकेंड। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं जल्दी से यहाँ पे। 27 में क्या कहा गया है, इसमें करों से स्वतंत्रता मिलेगी, कोई भी धर्म कोई भी कर नहीं लगा सकता। 28 में क्या कहा गया, संस्थानों के कोई धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, मतलब कि जो तुम्हारी शिक्षा है वो तुम करा सकते हो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और 29 में क्या कहा गया, इसमें तुम अपने भाषा लिपि संस्कृति की पूरी स्वतंत्रता मिलेगी अल्पसंख्यकों को। मतलब क्या मिलेगा इसमें, तुम्हारे पास पूरी टोटल क्या रहेगी, तुम्हारे पास राइट है कि तुम अपनी भाषा लिपि की स्वतंत्रता करवा सकते हो। ठीक है, 30 में क्या कहा गया, इसमें अल्पसंख्यकों शैक्षणिक संस्थानों के बारे में कहा गया। 31 कोई भी ऐसे संपत्ति का अधिकार जो कि मतलब कि निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, 32 को क्या कहा है, अभी अपन ने पढ़ लिया कि भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा है, इसमें संविधान की आत्मा कहा गया और हार्ट कहा है इसको। ठीक है ना, और चलो ये सब तुम लोग पढ़ लेना। क्लियर है इतना। इसकी पीडीएफ तुमको कहाँ पे मिलेगी, ओके, इसकी पीडीएफ तुमको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम पे मिलेगी। सो गाइस कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। ठीक है ना, और अच्छा लगा हो तो और बताना कि कौन कौन सी चीज़ें और ऐड करनी है, तो अपन लोग सब करेंगे। ठीक है, ऐसे सीजीएल को अपन ऊपर फोड़ के रखेंगे। ठीक है ना, चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, जय हिंद।